हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हिंदी क्लासेस बाय अंजलि में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो हमने इससे पहले की वीडियो में हमने वर्ण विचार, जो इसका पहला भाग था स्वर, उसके बारे में जाना था उसमें। ठीक है, आज हम वर्ण विचार का दूसरा भाग यानी व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर आती है। इनकी संख्या 33 होती है। स्वरों में हमने जाना था कि हम किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते। स्वर जब हम बोलते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं होती। लेकिन व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की हेल्प लेनी होती है। जो हमने लास्ट वीडियो में स्वर जाने थे ना, अ आ इ ई, तो हम जब व्यंजनों को बोलते हैं तो हमें इन वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे क, हर व्यंजन के लास्ट में आप देखना, कोई भी व्यंजन बिना अ की ध्वनि के समाप्त नहीं होता। जब हम किसी भी वर्ण का, किसी भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो लास्ट में अ की ध्वनि सुनाई देगी। क, ख। तो कोई भी व्यंजन जो है बिना अ की ध्वनि के पूर्ण नहीं होता है। हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें व्यंजन कहा जाता है। और जब हम इनको बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, तो हवा जो है मुख में से रुककर बाहर आती, यानी मुख के किसी ना किसी भाग को टच करती हुई, स्पर्श करती, छूती हुई उसको फिर बाहर आती है। मुंह में रुकती है फिर बाहर आती है, इसलिए ये व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या होती है 33। ठीक है, तो व्यंजनों को भी हमने आगे 3 भागों में बांटा है। स्पर्श व्यंजन, ये 25 हैं संख्या में। अंतःस्थ व्यंजन जो 4 हैं। ऊष्म व्यंजन जो 4 है। ठीक है, व्यंजन के भेद कितने हुए? 3। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आइए अब पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख से निकलने वाली हवा उच्चारण के स्थान से स्पर्श यानी कि छू कर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 5 वर्ग हैं। ठीक है, इन पांचों वर्गों के जो अक्षर हैं, जो वर्ण हैं, इनको जब हम बोलते हैं तो आप ये महसूस करोगे कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो बोलते समय हमारे मुंह से जो वायु निकल रही है, जो हवा निकल रही है, मुंह के किसी ना किसी स्थान को टच करती हुई आ रही है, छू कर बाहर निकलती है। क, ख, ग, घ। ठीक है, तो आप देखना ये जीभ जो है ना टच हो रही है कहीं ना कहीं। क, ख, ग, घ, पीछे की साइड। अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। तो अभी इतना ही समझेंगे कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, जिनको बोलते समय वायु जो है मुंह में रुककर किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर निकले। किसी ना किसी भाग, स्पर्श होता है छूना, किसी ना किसी भाग को मुंह के छू कर बाहर आती है, उससे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इन पांचों वर्गों के वर्णों को याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप 2 शब्द याद कर लो, कचट तप। ये देखो, क च ट, कचट फिर तप। अगर ये 2 शब्द इस तरीके से मुंह में याद कर लोगे ना, तो आप ये पांचों वर्ग कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि इन पांचों वर्ग के कौन कौन से अक्षर आएंगे। फिर इस अब वर्ग भूलोगे ही नहीं कभी भी। तो आपको याद रहेगा कि स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ग हैं, कौन कौन से अक्षर हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम अंतस्थ व्यंजन पे। अब अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? इन वर्णों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजनों के बीच का सा होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ क्या होता है? मध्य में स्थित होना। ठीक है, जब हम इनको बोलते हैं तो स्वर और व्यंजनों के बीच का सा महसूस होता है आपको, जैसे य, र, ल, व। अब ये पूरी तरह से, ठीक है,
आपको साउंड करेंगे बीच का सा, यानी कि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करेगी, बीच में आपको लगेगा कि हवा बीच में रुक गई है। य, र, ल, व, ठीक है। तो आप इनको बोल के देखना, जब आप उच्चारण करोगे ना तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि ये बीच का सा महसूस होता है कि जो हवा है मुंह से बाहर निकलती है इन वर्णों का उच्चारण करते समय, तो बीच में अटकी हुई सी है। तो इसलिए इनको मध्य में स्थित होना, अंतस्थ होता है मध्य में स्थित होना, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। ये 4 ही आते हैं इसमें, य, र, ल और व। अब ऊष्म, ऊष्म होता है गर्मी सी पैदा करना। इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह में हवा के रगड़ खाने के कारण ऊष्मा यानी कि गर्मी सी पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, क्ष, स, ह, ये 4 आते हैं इसमें। अब आप देखो इनको बोलते समय, आप जब इनको बोलोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा श, कि जीभ कहीं ना कहीं मुंह में, मतलब मुंह में हवा के रगड़ खाने से एक हल्की सी, बिल्कुल आपको गर्मी सी महसूस होगी, ठीक है। तो इसलिए इनको ऊष्म का नाम दिया है इस वर्ग को, तो इसको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। तो हमने 3 पढ़े अभी। स्पर्श, जिसमें इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली हवा कहीं ना कहीं स्पर्श होके निकल रही है, ठीक है, मुंह के किसी ना किसी भाग से स्पर्श होके निकल रही है। दूसरा हमने पढ़ा अंतस, यानी आपको बीच का सा अनुभव होता है, बीच का सा महसूस होता है जब आप इन चारों वर्णों का उच्चारण करते हो कि मुंह में जो हवा है वो बीच में ही कहीं है, ठीक है, और फिर इनका उच्चारण हो रहा है। फिर ऊष्म होता है रगड़क खाती हुई, कहीं कहीं ना कहीं हवा रगड़क खा रही है और उसके कारण एक हल्की सी गर्मी सी पैदा हो रही है, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब ये उच्चारण स्थान जो मैं आपको बता रही थी, वर्णों के उच्चारण स्थान, कंठ, ये, ठीक है, आपके गले में ये जो बीच में आप उंगली लगा के देखना, जब एक गोली सी महसूस होती है, ये जो गोली सी है ना, ये आपका कंठ है। यहाँ से अ, आ, अह और क वर्ग और ह की साउंड निकलती है, इनको बोलते हैं, इन वर्णों का उच्चारण होता है। उसके बाद तालु पहले जान लेते हैं, फिर कंठ और तालु बताऊंगी। तालु होता है ये आपके बिल्कुल यहाँ, ये जो जीभ है, ठीक है, इसके ये जो ऊपर होता है ना, ये जो गले की साइड इधर आ रहा है, ये वाला हिस्से का ये नीचे वाला भाग, ये, ठीक है, ये तो आपका तालु कहलाता है। इसको हम तालवे भी बोलते हैं। इसमें च वर्ग आता है, ई, य और श, ये वर्ण आते हैं सारे, ठीक है। उसके बाद कंठ और तालु, इससे ये 2 वर्णों का उच्चारण होता है, ए आय, ठीक है। इसमें मैंने स्वर भी लिए हैं क्योंकि उस वाली वीडियो में मैंने आपको स्वरों का उच्चारण के लिए उच्चारण स्थान अलग से नहीं दर्शाया था, इसमें आपको समझा रही हूँ। व्यंजन और स्वर दोनों ही देख लेना, ठीक है। तो ये जो है, ये यहाँ पे तालु और ये यहाँ पे कंठ, इन दोनों से ये 2 वर्णों का उच्चारण ए अ। उसके बाद मूर्धा या मूर्धन्य, ठीक है, ये होता है तालवे से, ये जो आपका जीभ है, जीभ के ऊपर ये पीछे का जो है भाग है वो तालु कहलाता है। तालु से बिल्कुल आगे का भाग, यानी कि मुंह की तरफ से जब हम अंदर की साइड से जाएंगे ना, तो सबसे पहले जो ऊपर का हिस्सा आता है ना, ये वाला, ये आपका मूर्धन्य होता है। इससे आपका ट वर्ग का उच्चारण होगा, ट वर्ग में वो सारे आ जाएंगे, ट ठ ड ढ, ये सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। री का उच्चारण होगा, क्ष का उच्चारण होगा। उसके बाद आता है यहाँ पे नासिका, ठीक है, नासिका, ये वाले पंचम वर्ण सारे आ जाएंगे और अंग की साउंड आ जाएगी। उसके बाद दंत मूल, ये जो दांत होता है, ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे का जो जड़ वाला हिस्सा होता है उसको दंत मूल बोलते हैं। र और ल, ये 2 वर्णों का उच्चारण होगा। उसके बाद दंत, दांत कहाँ है, ये रहा, तो दांत से दंते जो यहाँ से टच होता है, एक तो त वर्ग आ जाएगा आपका, दूसरा आ जाएगा स वर्ण, ठीक है। त वर्ग में वो सारे आ जाएंगे, त थ द ध न, ठीक है, ये सारे ले लेना इसमें।
उसके बाद दंत और ओष्ठ, ओष्ठ होता है होठ, ठीक है। तो ये ओष्ठ है हमारा, ये तो दांत और होठ के साथ से टच करते हुए जो आ रहे हैं वो सिर्फ एक ही अक्षर है, ये व, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ होठ से, होठ का तो आपको अच्छे से पता होगा, प वर्ग पूरा, प फ ब भ, ठीक है। बोल के देखना, ये सारे आपको उच्चारण स्थान तभी समझ में आएंगे जब आप इन सभी वर्णों को बोल के देखोगे, इनका उच्चारण करके देखोगे। एक तो प वर्ग कर गया, उसके बाद ये दो अक्षर और हैं, उ ओ ओ, दो स्वर हैं, और ये प वर्ग पूरा आ जाएगा व्यंजन वाला। अब आ जाओ इधर ओष्ठ और कंठ से, एक तो ये ओष्ठ से लिया और दूसरा हमने लिया कंठ से, तो इससे ये तीन ध्वनियां निकल रही हैं, तीन वर्णों का उच्चारण हो रहा है, ओ आओ और आ, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना अर्धचंद्राकार, वो ये तीनों जो साउंड निकलती है, वो तीनों साउंड के लिए जो उच्चारण स्थान है, एक तो ये आपका ओष्ठ है और दूसरा ये कंठ है, ठीक है। अब ये आपको उच्चारण स्थान, तभी वर्णों के उच्चारण स्थान समझ में आने वाले हैं जब आप इन वर्णों को बोल कर देखोगे, और ये जो मेरे चार्ट है ना, इसको आप तभी समझ पाओगे जब आप बोल बोल के आप देखोगे इनको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान के लिए मैंने एक ये तालिका और बना दी, ठीक है। ये स्थान है ऊपर जी, कंठ, तालु, ये सारे आ जाएंगे इसमें। उसके बाद ये स्वरों का उच्चारण हो रहा है, ये व्यंजनों का उच्चारण हो रहा है, और ये अंतस्थ व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। कंठ में अब ये पीछे आपको सारा उच्चारण स्थान आपको मैंने दिखाया था कि स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से, ये आपका जैसे मैंने बोला था ना क वर्ग च, तो इसमें ये सारे आ जाते हैं, च वर्ग में ये सारे आ जाएंगे, ट वर्ग में सारे, तो ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर, श्वास की मात्रा क्या, जो आप सांस लेते हो उसके आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से हैं? एक तो अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा है महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा बिल्कुल कम होती है, वे आपके अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है, कोई भी वर्ग ले लो, उसका पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, ये मैंने आपको उदाहरण के तौर पे क वर्ग का समझाया है। जैसे क वर्ग है, तो क वर्ग का पहला अक्षर कौन सा हुआ? क ही हो गया। तीसरा कौन सा हुआ? क ख ग, ग हो गया। क ग, पांचवा अंग, सॉरी, क ग और अंग, तो ये पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण में आते हैं। कचट तप भी 5 वर्ग बताए थे, पांचों वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होगा वो आपका अल्प प्राण में आएगा। उसके बाद महाप्राण, इन व्यंजनों का उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा थोड़ी अधिक हो जाती है। अब क वर्ग का लेके समझाती हूँ, दूसरा और चौथा आता है। कोई भी आप वर्ग लोगे ना, उसका दूसरा और चौथा, यानी दूसरे स्थान पर और चौथे स्थान पे जो भी अक्षर आ रहा है, जो भी वर्ण आ रहा है, वो आपका महाप्राण में आएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा हुआ क वर्ग का? ख। चौथा कौन सा हुआ? घ। क ख ग घ ग, ठीक है। तो एक तो ख हो गया, दूसरा घ हो गया। तो अल्प प्राण में कौन से आते हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण में कौन से आएंगे? हर वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक। अब संयुक्त व्यंजन जानते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का परस्पर संयोग होता है, जब हम उनको जोड़ते हैं, उससे जो तीसरा वर्ण तैयार होता है, जो व्यंजन तीसरा तैयार हो रहा है, उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे ये 4 हैं, क्ष, त्र, श्र और य, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम ये जो 4 है ना,
इनको हमने दो अक्षरों को जोड़कर बनाया है। इसमें क और श को जोड़ा है, इसमें त और र को जोड़ा है, यहाँ पे श और र को जोड़ा है, यहाँ पे ज और यहाँ को जोड़ा है, तब जाके ये 4 अक्षर तैयार हुए। तो ये जो चारों हैं वो आपके संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। संयुक्त व्यंजन में क्या हुआ, हमने दो व्यंजनों को आपस में जोड़ा और उससे एक नया व्यंजन तैयार हुआ, वो आपका संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अब ये संयुक्त व्यंजन के एक बार कौन कौन से शब्दों में हम इनको लगा सकते हैं वो उदाहरण के तौर पे आपको समझाती हूँ। जैसे ये क्ष है, ये पक्षी, कक्षा। तो आप देखना जब इस अक्षर का उच्चारण करते हो ना, क की ध्वनि सुनाई देती है हल्की सी, ठीक है। त्र, पत्र, नेत्र, श्रमिक, श्रवण, ज्ञ, यज्ञ, ज्ञानी। तो ये इस तरीके से हम लिखते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में क्या हुआ, हमने दो व्यंजनों को जोड़ा और उससे हमने एक नया व्यंजन तैयार किया, तीसरा व्यंजन। चलिए अब देखते हैं हम द्वित व्यंजन। जब एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग करते हैं, पहली बार स्वर रहित और दूसरी बार स्वर सहित, तो उसे द्वित व्यंजन कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पे आधा च है, यहाँ पे पूरा च है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पहले जो च लग रहा है उसमें हलंत लगाया है और दूसरा वाला जो च है उसमें हलंत नहीं है, यानी कि वो पूरा है, अ की ध्वनि के साथ है। क्योंकि हमने पहले बताया था कि हर व्यंजन स्वर से मिलकर बना है। हर व्यंजन में को बोलते समय ना अ की ध्वनि सुनाई देगी आपको लास्ट में। तो यहाँ पे च जो है वो पूरा है। अब यहाँ पे जमा के निशान से पहले जो म है वो आधा है, उसके नीचे हमने हलंत लगा दिया। ये जो हलंत वाले हैं ना ये आधे हैं, ठीक है, और ये पूरा है। तो जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे ना, तो आधा च पूरा च, आधा म पूरा म। तो ये इस तरीके से हम दोनों को ही प्रयोग में लाते हैं जब हम शब्द बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपके द्वित व्यंजन है। द्वित व्यंजन में क्या होता है, एक ही अक्षर होता है जो दो बार हम लिखते हैं। पहली बार हम आधा लिखते हैं, दूसरी बार हम पूरा लिखते हैं, लेकिन अक्षर एक ही होता है, एक ही जैसा। अगर च लिख रहे हैं तो च भी लिखेंगे दोनों बार, म लिख रहे हैं तो म लिखेंगे दोनों बार, लेकिन पहला आधा दूसरा पूरा। अब आते हैं संयुक्ताक्षर पे। संयुक्ताक्षर में भी क्या होता है, पहला अक्षर जो होता है वो स्वर रहित होता है, यानी हलंत के साथ आधा होता है। दूसरा अक्षर पूरा होता है, यानी स्वर के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने एक ही जैसा लिया था ना, यहाँ पे संयुक्ताक्षर में हम अलग अलग लेते हैं। कोई भी अक्षर ले लो, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग होता है। द्वित व्यंजन पे एक जैसा होता है, इसमें अलग अलग होता है। आधा द पूरा य, आधा फ पूरा त, विद्यालय, दफ्तर, इस तरीके से। संयुक्ताक्षर में क्या होता है, एक आधा होता है एक पूरा होता है, लेकिन दोनों ही अलग अलग अक्षर होते हैं। और द्वित व्यंजन में क्या होता है, एक ही अक्षर होता है, एक बार आधा लिखते हैं एक बार पूरा लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम र के अलग अलग रूप देखते हैं, हम इसको किस तरीके से र को प्रयोग में लाते हैं। अब जैसे ये पर्व लिखा है, जुर्माना लिखा है, वर्णन लिखा है ना, इनमें हमने क्या किया, र, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये इस तरीके से निशान बना हुआ है, ये र का है, ठीक है। तो इसको हम रेफ बोलते हैं। यह स्वर रहित होता है, यानी कि हलंत वाला र होता है। शब्दों में इसका प्रयोग होते समय इसका उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण के अंतिम मात्रा के ऊपर लगता है। कैसे, जैसे ये पर्व है, ये सारे के सारे अशुद्ध हैं। पर्व नहीं होता, जुर्माना नहीं होता, वर्णन नहीं होता, ये तीनों शब्द अशुद्ध लिखे हैं। शुद्ध शब्द हमारे कौन से हैं, ये पर्व, जुर्माना, वर्णन। तो इसमें हमने क्या किया है, जब हम इस शब्द का उच्चारण करेंगे पर्व, प के बाद और व के पहले र की ध्वनि सुनाई देती है। प पूरा सुनाई दे रहा है, व पूरा सुनाई दे रहा है, लेकिन र आधा सुनाई दे रहा है। लेकिन प के बाद सुनाई दे रही है और म के पहले। तो हम क्या करेंगे, प के बाद जो भी अक्षर आता है उसकी मात्रा के ऊपर लगाएंगे इसको, ठीक है। तो ये आपका रेफ कहलाएगा। अब नीचे पदेन वाले जो नीचे र बनते हैं ना, वो क्या होते हैं, पैरों में जो लगते हैं। यह र का रूप अपने से पूर्व, इसमें तो हम क्या कर रहे थे, बाद वाले अक्षर पे लगा रहे थे ना, अब इसमें हम जो पहले अक्षर आता है उस पे लगाते हैं। पाई वाले व्यंजनों के बाद प्रयुक्त र का यह रूप तिरछा होकर लगता है। जैसे ये पाई वाले, यानी ये डंडी वाले जो होते हैं ना, इनको पाई बोला जाता है। तो इसमें हम ये जो नीचे लगाते हैं ऐसे साइड में,
ये र है आपका, इसकी साउंड पूरी आती है, यानी अ के साथ है, स्वर सहित है। अब ये पाई रहित, अब जो पाई रहित है यानी कि जिनमें ये डंडे वाले नहीं है, जो नीचे से गोल होते हैं ना अक्षर, उनमें र कैसे लगेगा, उनमें र इस तरीके से लगेगा, उल्टा वी करके, ऐसे ड में ट में, ये ऐसे उल्टा वी हम लगा देंगे। राष्ट्र, ड्रम, पेट्रोल, ड्राइवर, इस तरीके से। द और ह में जब पदेन का प्रयोग करना होता है तो हम कैसे करते हैं, द में इस तरीके से साइड में लगाएंगे और ह में इस तरीके से अंदर की साइड बनाएंगे, ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है, लेकिन ह में ऐसे अंदर को लेंगे और इसमें ऐसे लेंगे। ये बन गया आपका दरिद्र, रुद्र, इस तरीके से बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। अब हम देख लेते हैं वर्ण विच्छेद। जब शब्द लिखा हुआ है ना, जैसे इस शब्द को जब एक एक अक्षर हम अलग अलग करके लिखेंगे, वो आपका वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, अब ये भ है, ये अ की ध्वनि के साथ है। ठीक है, अब इसको हमने लिखा भ हलंत के साथ, क्योंकि हमने इसमें अ की ध्वनि निकाल दी बाहर, तो हमने इसके भ के नीचे हलंत लगा दिया। अब आप देखो यहाँ पे क जो है ऑलरेडी आधा लिखा हुआ है, यानी वो हलंत वाला है, तो हम क को हलंत के साथ लिखेंगे। त जो है अ की ध्वनि के साथ है, तो हम यहाँ पे त के नीचे हलंत लगा देंगे, क्योंकि हमने इसमें अ को बाहर लिखा है, तो हमने यहाँ पे त के नीचे हलंत लगा दिया। तो ये आपका बन गया भक्त। महात्मा, इसको भी इस तरीके से। कविता, व पे ई की साउंड है लेकिन छोटी है, तो व के नीचे हलंत लगा के हम छोटी ई लिख देंगे। प्रयोग, प में ये जो नीचे साइड में लर्रा लग रहा है, ये अ की ध्वनि के साथ है। ठीक है, प यहाँ पे आधा है, यानी कि जो दिख रहा है ना वो नहीं है, जो दिखता है वो नहीं है, और जो नहीं दिख रहा वो है। यानी कि ये जो र है ये पूरा है, जो दिख रहा है वो धोखा दे रहा है आपको। ठीक है ना, यानी कि दिख तो पूरा रहा है लेकिन है आधा, समझना इस बात को। और जो नहीं दिख रहा है ना, जो बिल्कुल थोड़ा सा चिन्नू सा दिख रहा है, वो आपका पूरा है। ठीक है, कभी कभी धोखा हो जाता है, जो दिखता है वो नहीं होता है, और जो नहीं होता है वो लिखा जाता है। यह है आपका प, आपका आधा है यहाँ पे, और र आपका पूरा है। ऐसे ही अद्भुत है, कलम है, पाठशाला, आराधना, प्राकृतिक, सर्वमान्य, अर्जुन, परिश्रम। यहाँ पे देखो ये श्र जो है संयुक्त व्यंजन है, तो जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं ना, तो इन वर्णों को भी अलग करते हैं जो संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे श्र है, ये श और र से मिलकर बना है। ठीक है, जब हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, ये देखो एक ही अक्षर को हमने 3 वर्णों को लिखना पड़ा, क्योंकि एक अक्षर 3 वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो एक एक अक्षर को अलग अलग करके लिखेंगे। तो आज हमने जाना वर्ण विच्छेद, र के विभिन्न प्रयोग, द्वित्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण, वर्णों का हमने उच्चारण स्थान देखा था। उसके बाद सबसे पहले हमने देखे थे अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श व्यंजन के भेदों को जाना था। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। फिर हमने सबसे पहले हमने देखा था व्यंजन की परिभाषा कि व्यंजन होते क्या हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास किया है। आपको फिर भी अगर कोई डाउट है, आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आया है, इससे संबंधित प्रश्न आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। मैं आपको उनके आंसर देकर समझाने का प्रयास करूँगी। तब अगली वीडियो में फिर से मिलूँगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।